गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है आप सबके? आई होप घर पे मजे कर रहे हैं आप लोग। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। एंड मैग्नेटिज्म के भी हमारे पास कई सारे पार्ट्स हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो पोर्शन में हम डिवाइड कर देते हैं इसको। पहला पार्ट है हमारा मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप करंट प्रोड्यूस करते हैं तो करंट के साथ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। एंड ये चीज डिस्कवर काफी लेट हुई थी, इसलिए इनिशियली हम सोचते थे कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत लेट जाके हमें समझ में आया कि ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको, या दो अलग अलग पिक्चर्स या व्यूज कह सकते हैं। ठीक है, इस पे काफी ज्यादा डिटेल में थ्योरीज बनी हुई हैं, काफी मोर देन 100 years ऑफ रिसर्च, लोगों के मोर देन 100 years ऑफ डेटा बहुत इनिशियल लेवल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक लेके जाता है इस चीज़ को। ठीक है, फाइनली जो लेटेस्ट थ्योरी है वो हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। तो वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डेप्थ। हम इनिशियली का देखते हैं कि पहले पहले लोगों ने क्या चीज़ डिस्कवर करनी शुरू करी। ठीक है, चलिए, अब पहली चीज़ हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर। कि अगर आप एक सिंपल सी वायर जिसके अंदर मैं कुछ करंट चलाता हूँ आई देखते हैं, तो इस वायर की वजह से क्या होता है, इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है कोइंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, है ना। बिल्कुल 9th क्लास में या 8th क्लास में ये आपके पास फिगर भी था एक। आपको याद होगा कि अगर आप एक कार्डबोर्ड के अंदर से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेके निकलते हैं और उस कार्डबोर्ड पे थोड़ा सा मेटल का डस्ट अगर आप डाल देते हैं, तो मेटल के डस्ट जो है वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक लूप्स में अलाइन कर लेंगे, बिकॉज उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग वायर थी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूँ यहाँ ए और बी, तो आपके पास यहाँ पे जो सबसे पहले बेसिक रूल है जो हमेशा आपको यूज करना है, ये है राइट हैंड थंब रूल। आगे के पूरे चैप्टर में एक यही रूल फॉलो होएगा। ये यही रूल सारी चीजों को जवाब दे देता है। ठीक है, अब देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस तरीके से मैं मान लेता हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल इस केस में क्या बोलता है कि आप यहाँ पे अपना थंब रख लीजिए और अपनी फिंगर के कर्ल से नोटिस कीजिए कि आपको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये थंब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मेरा राइट हैंड का फिंगर इस बी वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तरीका क्या है? ये तरीका है कि अगर आप एक एरो शूट करते हैं तो उस एरो के पीछे का पोर्शन जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ, तो मेरा राइट हैंड घूम के ऐसे आ रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ से मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जो कि एक एरो का फ्रंट पोर्शन है। अगर एक एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ऐसा नजर आएगा, अगर एक एरो आपसे दूर जा रहा है तो आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, सो बेसिकली आइडिया सिर्फ इतना है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड कॉन्सेंट्रिक लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अलग कैटेगरी या अलग रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहें, तो लेट्स से कि मैं आपको एक स्क्वायर लूप देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि आपका करंट इस पॉइंट से एंटर किया एंड इस पॉइंट से निकल गया। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ 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 ये पूरा एक करंट डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं हर केबल की बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ सेंटर में डायरेक्शन क्या होगा करंट, तो आप कैसे देखेंगे? आप कहेंगे कि अच्छा, इनिशियली पहला यहाँ पे है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया तो ये जा रहा है अंदर की तरफ नीचे वाली साइड की वजह से। फिर इसका देखते हैं, तो यहाँ से भी अंदर, तो यहाँ से भी इधर आएगा। इस वाले वायर के हिसाब से थंब लगाया, फिंगर्स पॉइंट करी। हमेशा ध्यान रखिए राइट हैंड यूज करना है इस केस में, अगर राइट नहीं यूज किया तो गलत हो जाएगा। थंब लगाया नीचे और इसको ऐसे करना पड़ेगा, थंब नीचे एंड फिंगर्स यहाँ पे, तो ये भी अंदर की तरफ पॉइंट करेगा एंड यहाँ पे भी। तो हमारा टोटल फील्ड क्या हो गया? वो इनसाइड हो गया। ठीक है, इनसाइड फील्ड को देखने का एक तरीका और है, या तो मैं इसको केवल ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो मेरा जो फील्ड है वो टोटली इनसाइड है। ठीक, या फिर मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ कि अगर मैं
एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के मैग्नेट को अज्यूम करो, तो वो मैग्नेट कैसा काम करता है आप देखिए। एक बेसिक जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होती हैं एंड ये फील्ड लाइंस घूम के वापस यहाँ अंदर आ रही होती हैं, राइट। चलिए मैग्नेटिक फील्ड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में और डीपली भी स्टडी करेंगे, अभी मैं बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। तो अगर ये अंदर की तरफ जाती हुई आपको नजर आती है तो आप यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको साउथ पोल नजर आ रहा है किसी मैग्नेट का, ठीक है। और इसको देखने का एक सिंपल तरीका और ये भी है, यहाँ क्रॉस यहाँ रख देते हैं, कि आप इस लाइन के साथ अगर ऐसे करंट बना दें और इस लाइन के साथ एक ऐसे करंट बना दें तो ये आपको अपने आप एक साउथ पोल का एस नजर आ जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि आपका फील्ड जो है वो यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और केस दूं, जैसे हम दो केसेस ले लेते हैं, एक के अंदर हम करंट ऐसे ले लेते हैं और दूसरे के अंदर हम करंट, देखिए ये हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब देखिए आपका सेम बिहेवियर रहेगा, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ, तो इस वाले केस में क्या होगा, पूरा करंट अंदर की तरफ होगा। इनफैक्ट बिल्कुल सेम फिगर है, आप इस ऊपर वाली के साथ और इस नीचे वाली लाइन के साथ करंट बनाएंगे तो अपने आप एक एस का फिगर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या होता है, आप अगर इसके हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से फिंगर्स कर्ल होके बाहर आ रही है, यहाँ से फिंगर्स कर्ल होके बाहर आ रही है, तो हमेशा जो फील्ड है वो कैसा आएगा, वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। और इसको आप देखना चाहें तो आप इस लाइन के साथ ऊपर की तरफ और इस लाइन के साथ नीचे की तरफ अगर करंट बनाएंगे तो ये अपने आप एक नॉर्थ पोल का फिगर दे देगा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग लूप, सीधी सी बात है, ठीक। थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास एक वायर है जो करंट अंदर की तरफ लेके जा रही है एंड इधर एक वायर है जो करंट बाहर की तरफ लेके आ रही है, ठीक है। ये आई के मैंने आपको डायरेक्शन बता दी और मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे ए एंड बी, इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा, वापस से आपने इसका पहले डायरेक्शन देखा, अंदर की तरफ जा रहा है, फिर आपने थंब लगाया, फिर आपने थंब से इसको क्रॉस किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आगे नीचे। सिमिलरली ये है बाहर की तरफ, आपने थंब लगाया और थंब से आपने देखा इस पॉइंट पे डिस्टेंस, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया डिफरेंट केसेस में, ऑलराइट। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास एक लॉ है, बायोट सवार्ट लॉ, ठीक है। बायोट सवार्ट लॉ क्या कहता है कि बिल्कुल जैसे कुलाम्स लॉ था, हम बोलते थे कि एक एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड को आप कुलाम्स लॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के। बिल्कुल वैसा ही ये फॉर्मूला बोलता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, किसी भी डायरेक्शन में उसका करंट हो, अगर मैं उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ तो इस छोटे से एलिमेंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आईडीएल से, ठीक है। आईडीएल क्या हो जाएगा, डीएल इसकी छोटी सी लेंथ और आई उसके अंदर का करंट। तो ये जो आईडीएल है ये कैसा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा, अगर मैं इस आईडीएल वाले पॉइंट से एक एंगल बनाता हूँ थीटा और इस एंगल पे मैं एक पॉइंट रखता हूँ आर डिस्टेंस दूर, ऑलराइट। तो अब देखिए यहाँ पे आइडियल जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, क्योंकि मैंने छोटा कंपोनेंट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी छोटा सा एक क्वेश्चन आने वाला है, डीबी। डीबी आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, बस ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे सी स्क्वायर आता है एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आगे क्या हो जाएगा, सिंपली आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं और ये भी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, अपॉन आर का क्यूब।
चलिए आर का क्यूब, ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सारी वैल्यूज लगा के। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करूं तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे सी स्क्वायर क्या है। सी स्क्वायर होता है लाइट की स्पीड, एंड लाइट की स्पीड आप देखेंगे बाद में कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों पे डिपेंड करती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हो जाती है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिक आइडिया ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को या इलेक्ट्रिक परमिशन को, एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक परमिशन को। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। हम इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ कैसे आया, चलिए अब हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इसमें देखें कि यहाँ पे आर क्यूब क्यों आ रहा है तो इसका रीजन ये है कि ऊपर भी हमने आर से इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको वहां से क्यूब हटाना है तो बेसिकली ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप ही आएगा, बस हमको ऊपर जो है आर की जगह आर कैप लिखना पड़ेगा ताकि वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला करेक्ट है अगर आप इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक, ये चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी उसको आप समझ लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया है कि दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इनफैक्ट दे आर कनेक्टेड। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें बस एक छोटे चेंज के बाद ही पूरा मैग्नेटिज्म के लिए बन जाता है। चलिए, तो हमारे पास जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ऑलराइट, म्यू नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ऑब्वियसली, एंड ये हो जाता है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए तीसरी चीज है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड इवेंचुअली निकालेंगे जो कि मैं क्वेश्चन में करा दूंगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, है ना। और इसका जो यूनिट आता है ये आता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको हम बोलते हैं टेस्ला 1T या फिर वीबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और यूनिट है हमारे पास 1 गॉस व्हिच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगर बियोसावार लॉ का थोड़ा सा यूजफुल पर्पस देखें तो हम बेसिक चीजें कुछ हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे अगर मैं एक वायर ले लेता हूं तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ऑलराइट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसकी एक लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस यूनिट लेंथ या एक डिफाइंड लेंथ के लिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, पूरा डेरिवेशन में हम जा नहीं पाएंगे। बेसिक आइडिया ये है कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आता है बिल्कुल वैसे ही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एंगल है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलाज में। ये वाला एंगल θ1 ले लेता और ये है θ2, ये एंगल अल्फा एंड ये एंगल बीटा। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर इस पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डी, ये डिस्टेंस डी बोल दो, चलिए। और आई पे भी डिपेंड करना है ऑब्वियसली, आई हो जाएगा करंट, डी जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा होना चाहिए, इनटू cos θ1 प्लस cos θ2। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है वहां तक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसी फॉर्मूला को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो आपके पास अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, अगर आप θ1 और θ2 की वैल्यू निकाल सकते हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक, चलिए इसका डायरेक्शन तो हमको वैसे ही देखना है जैसे हमने पीछे देखा था कि आप यहाँ पे रखेंगे पहले एक करंट कैरिंग लूप, वहां वायर आपने यहाँ पे अपना रख लिया थंब,
और फिंगर से आप देख लीजिए कि करंट कहाँ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला करंट जा रहा है अंदर की तरफ। तो आप चाहो तो इन दोनों के आगे, क्योंकि अंदर का डायरेक्शन फिलहाल एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से देखें तो अंदर का डायरेक्शन आना चाहिए -z या -k क्या। तो आप इस पॉइंट पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -k क्या। बाकी बेसिकली आपको हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगा के आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसी वायर को इनफाइनाइट वायर बना दूं तो क्या हो जाएगा। अगर एक वायर इनफाइनाइट है ऊपर से नीचे तक, तो आपका जो ऊपर की तरफ का एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो θ1 जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, एंड सिमिलरली θ2 भी अप्रोच कर रहा है 0 को। तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, cos θ1 प्लस cos θ2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 0 प्लस cos ऑफ 0 क्या हो जाएगा 2। तो आपका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो सीधा आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। सिंपल हो गया थोड़ा सा, केवल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए, या फिर आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर -7 म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2i बाय डी। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख लीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट ये 2 को हम यहाँ ले आते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई अपॉन डी। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं एक चेंज और कर लूं, अगर मैं इस वायर को सिर्फ एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट बना दूं, अगर मैं बोलता हूं कि ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है एंड यहाँ पे इसका फुट है और एक पॉइंट है इस फुट से किसी डी डिस्टेंस दूर पे, तो देखिए आपका एक एंगल जो है θ2 यहाँ तक आते आते बन जाता है θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अगर ये ऊपर की तरफ इनफाइनाइट जा रही है तो ऊपर का जो एंगल हो जाएगा θ1 वो वापस से क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आएगा, cos 0 प्लस cos 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90 0 एंड cos 0 1। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी विच इज इक्वल टू 10 की पावर -7 आई बाय डी। ठीक है बच्चों, ये जो यूनिट यहाँ पे आएगी ये हमेशा टेस्ला में आएगा आपका आंसर, और ये चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला हम देख लेते हैं एक सर्कुलर, अगर मैं लूप ले लेता हूँ और इस लूप का मैं बोल देता हूँ रेडियस r, और इसमें हम एक डायरेक्शन में करंट चला देते हैं। ठीक है, चलिए, अभी हमने जैसे क्लॉकवाइज रखा है तो हमको पता है कि क्लॉकवाइज करंट जो है आप यूं भी देख सकते हैं। आप अगर एक अंगूठा रखें किसी करंट एलिमेंट पे तो आप फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका थंब बता देगा। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आने वाला है, बट इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखिए dB का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, चलिए, अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू हमें पता है, इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट जो है वो फिक्स्ड है तो हमको करंट की वैल्यू की चिंता नहीं करनी। dl, ठीक है, चलो एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं dl। अब ये जो एलिमेंट है इस पे हमेशा करंट इधर, और ये जो 90 डिग्री पे है रेडियस, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहने वाले हैं। तो dl इंटू कैपिटल R साइन 90 लिख सकता हूं मैं इसको, अपॉन कैपिटल R का क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r तो हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई dl का इंटीग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो db का इंटीग्रेशन आ जाएगा b, और हमारे पास इधर आएगा i अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखिए dl क्या है, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है। लेंथ एलिमेंट एक पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट होगा तो कितनी लेंथ आ जाएगी आपकी, 0 से लेके 2 पाई r तक। ठीक, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अब आएगा ऊपर 2 पाई r आएगा तो एक r से r कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, वैल्यू क्या बची म्यू नॉट i अपॉन 2r, और डायरेक्शन क्या रहा इसका माइनस का k कैप, तो आप इसको माइनस का k कैप साइड में लिख दीजिए। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एक पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप सोचिए कि अगर इस सर्कुलर लूप में पूरा सर्कल नहीं होता, आधा ही सर्कल होता, ठीक है,
तो लेट्स से कि मैं यहाँ इसको कर देता हूँ नीचे की तरफ। अगर मैं सिर्फ हाफ सर्कल लूँ, सेमी सर्कल, और यहाँ से वायर कुछ इस तरीके से डाल दूँ, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। केवल सेमी सर्कल का क्या होगा, टोटल का अगर इतना था तो सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4r। सीधी सी बात है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और देखूं, फॉर क्वार्टर सर्कल क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, केवल मैं क्वार्टर सर्कल लगाऊं, चलिए, और यहां से हम ऊपर ले जाते हैं, तो वापस मैं ये पॉइंट देखूं, करंट यहां से आ रहा है, यहां से करंट का डिस्टेंस 0, करंट की लाइन के अक्रॉस जो डिस्टेंस है 0 है, यहां से करंट की लाइन के अक्रॉस जो डिस्टेंस है 0 है। तो इस क्वार्टर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, पूरे का 1/4 या फिर इसका भी हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 8r। यहां तक भी ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी छोटा सा एंगल ले लूं, लेट्स से कि ये जो एंगल यहां से बना रहा है, ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं, और ये वाला पॉइंट है आपका जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इनिशियली जो वायर है वो यहाँ से आई और बिल्कुल इसी लाइन पे वापस बाहर चली गई। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से क्या हो जाता है कि आपका इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आने नहीं वाला, तो खाली जो इफेक्ट आएगा वो आएगा आपकी लाइन की वजह से। कितना आएगा देखिए, यहाँ पे थीटा एंगल है, टोटल का कितना कंपोनेंट है इस वायर में, तो हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल वायर से टोटल मैग्नेटिक फील्ड था हमारा म्यू नॉट आई बाय 2r, तो ये था 2 पाई एंगल की वजह से, तो b थीटा कितना हो जाएगा, सिंपली इसका कितना कंपोनेंट, कितना पार्ट थीटा में रिप्रेजेंट हो रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 2 पाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r पाई इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा, इनफैक्ट ये वाला ज्यादा आसान है याद रखना, किसी थीटा एंगल के करंट कैरिंग लूप की वजह से। ठीक है, अब अगर उसके साथ आप थोड़े थोड़े से चेंजेस कर लें, आप वायर इस तरीके से लगा दें, तो उनका भी इफेक्ट आ जाता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे हम देख लेते हैं। अगर एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैं निकालना चाहता हूँ, तो एक्सिस का फॉर्मूला कैसा आएगा, आप देखिए, ये है पीछे की तरफ, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज है फ्रॉम द आई, तो आप देखिए ये आई से अगर मैं एक ऐसा लूप 3 डायमेंशन में बनाऊं, तो इसका करंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। मतलब ये वाला जो है ये यहाँ से अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आना चाहिए और यहाँ से बाहर की तरफ आता हुआ नजर आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये पेन जो है बाहर की तरफ आ रहा है आपका। ऑलराइट, अब देखिए, आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं इस पॉइंट तक का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से थंब रखेंगे एंड इस पे आप फिंगर्स को देखेंगे, तो आपकी फिंगर्स जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आपको मिल गया एक छोटा सा करंट dv। अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए बिल्कुल बॉटम वाला जो पॉइंट आएगा, इसका जो करंट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने सेम डेरिवेशन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी, यहाँ भी वैसा ही है, बस इस बार क्या होगा, यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। ठीक, चलिए, तो इस बार वापस सेम आपकी थ्योरीज लगेंगी। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में हमने साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी इस ट्रायंगल से। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और इसके अंदर आप देखिए कि अगर मैं x को बहुत बड़ा कर देता हूं, आप यहाँ पे एक छोटा फॉर्मूला और देख लीजिए, फॉर x दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन r, यहाँ पे हम लोग इस r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एडिशन वाला r नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज एडिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप अगर 1000 प्लस 0.1 करेंगे तो वो 1000.1 हो जाएगा, बट अगर आप 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करते हैं तो वो बन जाता है 100। तो आप मल्टीप्लिकेशन में कभी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस r को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अंदर बचेगा x स्क्वायर की पावर 3/2, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x क्यूब।
ऑन 2x³ तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हम इसके लिए जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद हो अगर आपको, तो ये जो x³ वाला रिलेशन है, ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था डाइपोल्स के लिए। तो जो डाइपोल है उसकी प्रॉपर्टी यही बताती थी कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/x³ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसी सर्कुलर लूप में, तो आप यहाँ पे करंट को n इंटू आई लिख देंगे, ठीक। चलिए, अब अगर मैं इसको डायपोल की तरह स्टडी करना चाहूँ तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे हम डायपोल को इलेक्ट्रिक मूवमेंट बोल सकते हैं, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ लूप हो जाएगा, ठीक है। अब लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह क्यों काम कर रहा है? बिकॉज हमको पता है कि एक तरफ इसके नॉर्थ है और एक तरफ इसके साउथ है। इनफैक्ट अगर जैसे यहाँ मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज को देखता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज का जो नॉर्थ है वो इधर आएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ से इधर नॉर्थ एंड पीछे की तरफ साउथ। तो आपको ये एक छोटा सा मैग्नेट की तरह नजर आ रहा है, और मैग्नेट की तरह नजर आ रहा है तो वो डायपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को यहाँ तक लेके आते हैं और इस पॉइंट पे मैं सेपरेट कर देता हूँ μ0/4π, जो कि हमारा k हो जाएगा, और x³ को। तो ऊपर क्या बचता है, ni इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया। तो आप यहाँ पे जनरलाइज लिख सकते हैं कि NIA जो है ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक वेक्टर वैल्यू a के डायरेक्शन में, जो इसका एरिया वेक्टर है उसके डायरेक्शन में इसका आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड आप नीचे फॉर्मूला को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा फॉर्मूला हमने डायपोल के अंदर देखा था, ठीक है। वहां पे हम लिखते हैं 2kr/x³, यहाँ पे हम लिखते हैं μ0/4π इंटू 2m/x³। तो बिल्कुल वैसा का वैसा फॉर्मूला आ जाता है, ऑलराइट। चलिए आगे चलें। एक चीज और अगर हम यहाँ करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर मैं इसका वेरिएशन एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ, तो देखिए हम लोग का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम कब आएगा, ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 होने पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है, μ0I, नीचे देखिए r⁻³ है और ऊपर r⁻² है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला बन जाता है तो हमने पीछे देखा था, μ0I/2r, ठीक है बच्चों। चलिए सुनिए, अब अगर हमको दिया हुआ है ये चार, हम डायग्राम्स देख लेते हैं। हर डायग्राम में हम ये वाली लेंथ को d बोल देते हैं, ऑलराइट। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी हाइट एंड बेस दोनों की वैल्यू हमको d दे रखी है, ठीक है। हमको यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं, इस केस में यहाँ, इस केस में यहाँ पर, और इस केस में बिल्कुल सेंटर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और करंट की वैल्यू हम I ले लेंगे, ठीक है। चलिए, सेम करंट है सब केसेस में। अब इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूँ, हर बार वही अप्लाई हो जाएगा। μ0/4π d मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ θ1 प्लस cos ऑफ θ2, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करना है बार बार। अब देखिए, हम पहले केस की बात करें तो हम इन चारों को 1 2 3 एंड 4 चार वायर्स मान लेते हैं। मान लीजिए मैं 1 के लिए सॉल्व करूं, तो इस वाली वायर पे हमारा जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये वाला एंगल हमको पता है 45 डिग्री आने वाला है, ये वाला एंगल 45 डिग्री आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ देख लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं एक लाइन के लिए B1 के लिए देखता हूँ, तो हमको पता है कि इसका एंगल जो है, आप अगर इसका डायरेक्शन देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, अंगूठा लगाएंगे, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये ऑलरेडी हम लिख लेते हैं प्लस ऑफ k कैप होने वाला है, ठीक। इनफैक्ट आप देखिए इसके लिए भी प्लस k कैप आएगा, इसके लिए भी प्लस k कैप आएगा, एंड यहाँ पे भी प्लस k कैप आएगा। जब तक एक लूप में सारा डायरेक्शन कंटिन्यूस चल रहा है तब तक हमारा सारा वायर्स एक ही डायरेक्शन में देती है, तो सबका प्लस k कैप रहने वाला है। इसका मतलब है कि इन चारों का मैं एडिशन करूंगा तो मेरे को टोटल वैल्यू मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये हो जाएगा μ0/4π डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2,
तो मैं ये लिख देता हूँ d/2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 45 प्लस cos ऑफ 45 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएगा, इसको 2 से काटा, यहाँ पे आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय पाई डी इंटू √2/2 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय √2 पाई डी। ठीक है, सिंपल है। अब ये तो आया, ये आया एक लाइन के लिए, हमको पता है कि सिमेट्रिकली सारी लाइंस के लिए यही आने वाला है। तो लास्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी टोटल जो है वो हो जाएगा 4 इंटू b1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, 4 से ये √2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2√2 म्यू नॉट बाय पाई डी। ठीक है बच्चों, आपको नजर आ रहा है नीचे तक? चलिए, अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ 2√2 म्यू नॉट बाय पाई डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं। अब अगर हम इसको एक ट्रायंगल के लिए सॉल्व करें तो डिस्टेंस कैसे निकालें। आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री सारे एंगल्स हैं तो ये वेक्टर कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये वाली हाइट हो गई d/2, और सॉरी ये वाली लेंथ आ जाएगी हमारे पास d/2, और ये वाली हाइट हमें निकालनी है जिसको मैं h बोल देता हूँ। ठीक है, वापस सेम काम, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अगर मैं b1 की बात करता हूँ तो सेम फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, d की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे h, और h कैसे निकालें, तो h निकालने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं, पहले ही कर लेते हैं। tan 30 क्या हो जाएगा, h/d/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई d/2√3। ठीक, अब अगर इस फॉर्मूला में मैं d की जगह, h की जगह ये डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d/2√3 मल्टीप्लाइड बाय cos θ1 प्लस cos θ2, cos ऑफ 30 प्लस cos ऑफ 30। ठीक है, चलिए cos 30 प्लस cos 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। इनफैक्ट ये वाला √3 जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर बना देगा 3, ये इसको काट देगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा म्यू नॉट इनटू, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे बचेगा हमारे पास 2 पाई डी। ठीक है, पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है b1 की। अगर मैं इसको 3 टाइम्स करता हूं तो मुझे मिलेगी वैल्यू हमारे पूरे ट्रायंगल की, तो b टोटल हो जाएगा 3 टाइम्स b1 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2 म्यू नॉट बाय पाई डी। चलिए आप देख लीजिए इसको आराम से, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट केस है, थोड़ा सा लेंदी है तो मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। नोट कर लिया आपने? चलिए, अब देखिए इसके अंदर हमको वापस 3 वायर्स को अलग अलग देना पड़ेगा नंबर। तो सबसे पहले हम B1 का देख लेते हैं। ठीक है, B1 जो है यहां पे हमारा पॉइंट है, यहां से ये कनेक्शन है नीचे। चलिए ये वाला एंगल देखिए कितना हो जाएगा, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करने वाला जो एंगल आएगा ये आएगा 45, एंड ये वाला एंगल हो जाएगा 90। ठीक है, तो θ1 हो गया 45, θ2 हो गया 90 डिग्री। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी की वैल्यू तो यहाँ पे डी की रहेगी क्योंकि डिस्टेंस तो वही है परपेंडिकुलर, इनटू cos 45 प्लस cos 90। राइट, वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, cos 90 0, cos 45 1/√2, तो म्यू नॉट बाय 4√2
पाई डी, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन की वजह से, तो मैं इसको B1 लिख देता हूँ। और इसका डायरेक्शन फाइनली अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारा जो करंट है ये ऊपर है, तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, इसको मैंने माइनस के कैप लिख दिया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइन 2 की वजह से। तो लाइन 2 जो है, यहाँ से आगे करंट जा रहा है, एक कनेक्शन हमारा यहाँ, ये एंगल 45, दूसरा कनेक्शन यहाँ, ये एंगल 90। इनफैक्ट आप देखिए कि एक 45 और एक 90 बिल्कुल सेम रहेगा रिलेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी d रहेगा, तो हमारा सेम आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको मैं यही लिख देता हूँ B2। इनफैक्ट इसको यहाँ जगह बचा लेते हैं, B2 की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4√2 पाई डी। और आप इसका डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, ये डायरेक्शन वापस से माइनस के कैप है, तो ये भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन आ गया। चलिए लास्ट हम देखते हैं थर्ड लाइन की वजह से, जो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अब थर्ड लाइन का डायरेक्शन है ऐसा, आप अगर यहां से इस ट्रायंगल को पूरा बनाएं तो देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक की लाइन आएगी। आपको पता है कि एक डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी होती है, √2 इंटू डी, तो ये डायगोनल का एग्जैक्टली हाफ होने वाला है, तो √2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/√2। तो ये डिस्टेंस आता है d/√2। तो आप फॉर्मूला में म्यू नॉट बाय 4 पाई डी की जगह क्या लिखेंगे, d/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45, तो cos ऑफ 45 प्लस cos ऑफ 45, ठीक है, इस √2 को ऊपर भेज देते हैं, √2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 प्लस 1/√2, तो वापस ये क्या बन जाएगा √2। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे म्यू नॉट 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, ये हो गया B3। ठीक है, अब हमारे पास B1, B2, B3 तीनों की वैल्यू है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन आने वाला है बाहर की तरफ, तो ये आएगा प्लस ऑफ के कैप में। ठीक है, अब अगर मैं फाइनल वैल्यू पॉजिटिव लिखूं तो हमारा आंसर देखिए B टोटल क्या हो जा रहा है, इसमें हम प्लस के कैप बाहर ही दिखा देते हैं कि हम डायरेक्शन लिख रहे हैं आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई डी, ये सब तो कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, पॉजिटिव का 2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, कितना हो गया इसका वैल्यू देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी इंटू ये हो जाएगा √2, 2 माइनस √2 के कैप। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इन दोनों एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन है, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए करंट यहाँ से आ रहा है, आए इस लूप में घूमता हुआ जा रहा है और फिर वापस यहाँ से सीधा निकल जाता है। हमको इसी सेंटर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अब अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड किस पोर्शन की वजह से आएगा, क्योंकि ये आगे कितना दूर जा रहा है हमें बोला नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा। तो ये हो गया हमारी वायर 1, ये लूप हो गया हमारा 2 और ये वायर आ गई 3। ठीक है, हम B1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो B1 के लिए हमने फॉर्मूला देखा ही था अभी कि अगर ये इनफाइनाइट वायर के फुट पे आप आ जाते हैं तो उस फुट से जो डिस्टेंस होगा उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई इंटू डिस्टेंस, तो इसको मैं R लिख देता हूँ। ठीक है, और कोई चीज यहाँ पे हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये पूरा एक हो गया। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, B2 अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ये एक लूप है, अगर ये पूरा लूप होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, इसकी वैल्यू हो जाती म्यू नॉट I अपॉन 2R, बट क्योंकि ये पूरा लूप नहीं है, ये है 270 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 पाई बाय 4 आउट ऑफ पाई बाय 3 पाई बाय 4 आउट ऑफ 2 पाई, है ना। तो सीधी सी हम बात बोल सकते हैं कि पूरे सर्कल का 3/4 पोर्शन है ना। तो आप यहाँ पे 3/4 की वैल्यू देख लीजिए। तो अब हमारे पास CA, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, म्यू नॉट I बाय 4, अब हमारे पास पाई तो है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 2 पाई। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको पता है क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल सेम है, इनके बीच का कोई
परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो हमारी v3 की वैल्यू अपने आप ही 0 आ जाएगी। फाइनली हमारे पास इन सब का सम करना है हमें। अच्छा, एक चीज हमने देखी नहीं, जो b1 है इसका डायरेक्शन अगर ऐसे रखना है तो ये आएगा माइनस ऑफ k कैप, और इसका डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो करंट है ये भी माइनस ऑफ k कैप की तरफ ही आ रहा है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं माइनस ऑफ k कैप। अब फाइनली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। v total is equal to v1 plus v2, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4, म्यू नॉट आई बाय 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे पाई नहीं है ना हमारे पास। चलिए, म्यू नॉट आई बाय 4 हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 बाय, इनफैक्ट आर भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय पाई प्लस 3 बाय 2 के कैप। ठीक है, इस पूरे के आगे एक माइनस लगाना जरूरी है, तो ये माइनस के कैप आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए। अब अगर मैं अगले वाले को देखूं तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास जो करंट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। हमको पता है कि ये वाली जो लाइन है इससे कोई करंट नहीं आएगा और इस वाली लाइन से कोई करंट नहीं आएगा, तो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल देता हूँ। B1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। आपका करंट इस तरीके से जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि ये देने वाला है हमको प्लस ऑफ के कैप के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वापस वही, हमको पता है कि ये थीटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 2 पाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू थीटा अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले केस के अंदर, ये हो जाएगी a। चलिए, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया b1 को। सिमिलर है b2 का क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन था प्लस के कैप, अब देखिए b2 का डायरेक्शन है माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ आपके फिंगर्स पॉइंट करने वाली है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन b, पर ये है माइनस के कैप में। तो अब अगर मैं फाइनल टोटल वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं b टोटल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के कैप में लिखेंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना पड़ेगा। दिस विल बी b1 माइनस b2 which is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई I थीटा इंटू 1 बाय a माइनस 1 बाय b। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फाइनली के कैप डाल। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हो जाता है एम्पियर्स लॉ। आप इसको एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से हम गॉसियन लॉ देखते थे, गॉस लॉ जो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बिल्कुल वैसा ही हमारा यहाँ पे एम्पियर्स लॉ हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 डायमेंशंस में उतना, उसका जो सिमेट्री है वो 3 डायमेंशनल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के जो सिमेट्री है वो 2 डायमेंशनल है ना। एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक प्लेन के अंदर बनता है। तो इस बार जो आपका गॉसियन, जैसे गॉसियन सरफेस थी 3 डायमेंशनल सरफेस थी, ऐसे जो एम्पियर्स लॉ है ये एक सर्किटल या एक लूप में काम करता है। तो आप क्या करते हैं कि पिछली बार जैसे हमने गॉस लॉ में एरिया से इसको इंटीग्रेट किया था, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके, इस बार हम इसको एक लाइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाता है एक लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जैसा कि वहां भी था मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी अंदर या बाहर किसी भी करंट की वजह से आप काउंट करेंगे तो उन सबका जो रिजल्टेंट है उसका लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड प्लेन कर्व। क्लोज्ड प्लेन कर्व मतलब अगर मैं एक वायर के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं इसके अराउंड एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप बना सकता हूं, उस लूप के अराउंड में सारा मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व। सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें कंडीशन सिर्फ एक रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे मैं एक इनफाइनाइट वायर के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट वायर है, ऊपर नीचे कितना भी दूर जा सकती है। यहाँ पे हमने एक लूप बना दिया, तो ये जो लूप है इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स सर्किट या एम्पियर्स लूप। ठीक है, इसके अराउंड हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमेशा टैंजेंशियली चलेगा, तो हम वही है, इसकी सिमेट्री का केस है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि B इंटू डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 2πr तक, क्योंकि आप r डिस्टेंस पे ले रहे हो। ये किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू करंट के बराबर, क्योंकि आप इस लूप के अंदर एक ही करंट चल रहा है I। ठीक है, तो B की वैल्यू देखिए क्या आ जाती है, म्यू नॉट I बाय 2πr। और ये फॉर्मूला था हमारा एक लाइन के लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिराइव किया था बायोट-सावर्ट लॉ से। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ आप इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप बायोट-सावर्ट लॉ से डिराइव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी केस को थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखना चाहूँ तो हम यहाँ पे थिक वायर की स्टडी भी करते हैं। थिक वायर से क्या मतलब है कि आपने एक पूरा सिलेंडर लिया, या आप ऐसे समझिए कि आप किसी भी वायर को जूम इन करके देख रहे हैं और उसके बिल्कुल पास जाके देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो पूरा करंट है वो करंट डेंसिटी फिक्स रहेगी इसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन के एरिया में, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 3 केसेस ले सकते हैं। एक केस हो जाएगा जब आप अपना सर्किट जो लेते हैं, ये लेते हैं, या लूप जो लेते हैं एम्पियर वाला, वो लेते हैं अंदर की तरफ, तो मैं इसको लिख देता हूँ R1। दूसरा हम ले लेंगे यहाँ से बाहर की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से R2। और तीसरा हम लोग इसकी सरफेस पे देख लेंगे जो कि इन दोनों के बीच का वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, चाहे तो आप उसको R1 को R तक लेके जाइए या R2 को R तक लेके जाइए, R मतलब इसका रेडियस, तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। बाहर वाला सिंपल है, तो मैं पहले आउटसाइड कर लेता हूँ। सेम बात है, आउटसाइड में तो हमको पता ही है कि पूरा का पूरा करंट अंदर हमारे इस वायर के थ्रू आई करंट तो जा ही रहा है, तो बाहर का हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम आने वाला है, B outside is equal to mu naught I by 2 pi r। ठीक है, इनफैक्ट जो इसकी सरफेस पे है वो भी वैल्यू ऐसी रहेगी, ये हो जाएगा mu naught I by 2 pi into कैपिटल R। ये दोनों केसेस तो सिंपल हैं। अब अगर हम इनसाइड की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे B इनसाइड क्या हो जाएगा, आपको इस छोटे सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है ये पता लगाना है ना। तो B इनसाइड के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होगा कि I एनक्लोज्ड अपॉन टोटल करंट जो है, इनका रेशियो क्या रहेगा, अंदर वाले का एरिया और बाहर वाले का एरिया। तो देखिए ये आ जाएगा I एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, यहाँ नहीं लिखते, यही कर लेते हैं, I मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा ही है, B इंटू इंटीग्रल कितना है इसका, 2 पाई R1 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे I की वैल्यू लिखेंगे I इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट को। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या कट गया, एक R1 कट गया, वैल्यू बची हमारे पास B इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। आप इसको यहाँ इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट कर लें एक बार, छोटी सी चीज है वैसे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो देखिए अंदर का जो रेडियस है R1, जब ये रेडियस 0 हो जाएगा तो B इनसाइड भी 0 हो जाएगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा लीनियर चेंज आना चाहिए, तो यहाँ से इनिशियली आपका लीनियर चेंज आता है कब तक, जब तक ये रेडियस R नहीं हो जाती। जब ये रेडियस R हो जाएगी तो यहाँ वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसकी जो पीक है वो यहाँ पे आने वाली है और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। उसके बाद क्या होगा, ये 1 बाय R का कर्व जो है ये ड्रॉप लेगा, तो इसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 3 केसेस और देख लेते हैं इसके।
पहला है पॉइंट चार्ज, छोटा सा है। आपने जैसे करंट देखा था, तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए देखूंगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा होगा तभी हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा इसके अराउंड। तो वो क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इनटू, जैसे हमने पीछे आई एल क्रॉस आर किया था, वैसे यहाँ पे हमको आई इनटू, क्योंकि हमारे पास आई नहीं है तो हमको करना पड़ता है Q इंटू एल बाई टी, जो कि वापस V की वैल्यू ले लेता है। तो ये हो जाता है Q इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब चाहो तो इसको याद रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले इट इज एन इंसुलेटेड वायर वुंडेड ओवर अ सिलेंडर। मान लीजिए कि ये पेन ले लेता हूं मैं और इस पेन पे एक इंसुलेटेड वायर को, मतलब एक कोटेड वायर, कोई भी पीवीसी कोटिंग हो, उस वायर को मैं इस पे पूरा एक ही यूनि डायरेक्शन में पूरी तरह इसको कोट कर देता हूँ। तो वो इसके ऊपर की पूरी जो कंबाइंड सिस्टम जो है, अंदर का सिलेंडर भी और उसके ऊपर की वायर भी, ये दोनों मिला के जो बनाएंगे उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड में अब देखिए, ये एक डायरेक्शन से अगर मैं इस सोलेनॉइड को कट करके देखता हूँ तो हमको ऊपर से हमेशा जो वायर्स हैं वो बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही है और नीचे से जो वायर्स हैं वो हमेशा अंदर जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ से अंदर जाता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ, बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह। डिफरेंस क्या है बस थोड़ा सा, कि ये एक बार मैग्नेट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो करंट के बिना काम नहीं कर सकता। तो जब मैं ये करंट चलाता हूँ तो ये एम्पियर का अगर मैं सर्किट बनाऊं, तो इस सर्किट में देखिए मेरे को करना पड़ेगा अंदर से, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा बी डी एल एस से आर तक का, ठीक है। तो इसकी लेंथ अगर एल है तो डीएल की जगह केवल एल आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो है, कितने कितनी वायर जो यहाँ पे करंट कर ट्रैवल करा रही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन जो है ये है वायर्स, या इसको लिख देते हैं हम टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये है एन है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर एक यूनिट लेंथ में कुछ एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एल लेंथ में एन इंटू एल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो ये एल कैंसिल आउट हो गया और फाइनली आपके पास बी की डायरेक्शन बना म्यू नॉट एन आई। अगर आप इसके इसमें इसका डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो किसी भी एक को आप देख लीजिए। मैं अगर यहाँ पे करंट रखता हूँ तो इसका डायरेक्शन आगे, और यहाँ करंट रखता हूँ अंदर की तरफ तो डायरेक्शन वापस आगे की तरफ। तो ये डायरेक्शन कुछ प्लस आई कैप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाता है टोरॉइड। टोरॉइड क्या है, एक सर्कुलर सोलेनॉइड, मतलब इसी सोलेनॉइड को अगर मैं काफी लंबा करके एक सर्कुलर फॉर्मेट में बना दूं तो वो टोरॉइड हो जाता है। यूजुअली टोरॉइड यूज करते हैं हम पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें पूरे डायरेक्शन में यूनिफॉर्म और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलता रहता है, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका भी एक क्रॉस सेक्शन काटे, एक एक आप इसको एक पाइप की तरह समझ लीजिए, और इस पाइप को मैंने हाफ इस तरीके से काट के देखा है। तो क्योंकि ये लूप्स इस तरीके से घूमते हुए निकल रहे हैं इसमें से, तो अंदर हमेशा करंट ऊपर की तरफ आ रहा है एंड बाहर वाली रिंग पे हमेशा करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने जो एम्पियर का सर्किट बनाया वो इसके अंदर के पोर्शन में बनाया है, जो पाइप के इनसाइड का पोर्शन है। तो ये जो सर्किट है इसका रेडियस आप कैपिटल आर ले लीजिए, तो वापस बी इंटू डीएल करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वायर्स हैं, जिसको हम बोल देते हैं एन वायर्स, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो आई एनक्लोज है ये टोटल नंबर ऑफ वायर्स मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। तो आप कैपिटल एन को देखिए, अगर 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे तो n बाय 2 पाई आर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वापस वही हो गया, स्मॉल n आ गया। तो आप यहाँ पे सेम फॉर्मूला देख रहे हैं म्यू नॉट एन आई, क्योंकि ये भी एक सोलेनॉइड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ऑलराइट बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, मैग्नेटिज्म से जो फोर्स लगने वाला है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिज्म फोर्स लगाता कब है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो चार्ज्ड है और वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको एक फोर्स फील होता है। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो उस पर कोई फोर्स नहीं आता। सिमिलरली अगर मैं एक वायर रख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में तो इसको कोई फोर्स नहीं मिलेगा अनलेस इसके अंदर कोई करंट हो। अगर इसके अंदर मैं करंट ऑन कर देता हूँ तो इस पे एक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब अगर मैं सबसे पहला लेता हूं एक चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स है इसकी कंडीशंस क्या क्या है देखिए।
फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उतना ज्यादा फोर्स आता है। एंड फाइनली जितना ज्यादा आपके बीच का जो एंगल है, तो इस एंगल पे ही डिपेंड करता है साइन थीटा पे। ठीक है, इसका मतलब है कि फोर्स जीरो हो जाएगा अगर थीटा जो है जीरो या 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F इज इक्वल टू जीरो। एंड मैक्सिमम आएगा जब थीटा जो है वो 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा। ठीक है, इनफैक्ट आप 270 की बात करते नहीं है क्योंकि आप दोनों वेक्टर्स के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल ले लेते हैं। चलिए, तो इन सारे से हमारा जो फॉर्मूला फाइनली बनता है वही हो जाता है कि F मैग्नेटिक इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो वेक्टर प्रोडक्ट है। अब हम और क्या क्या बता सकते हैं इस फॉर्मूला से? हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा VB प्लेन के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका मतलब है कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, एंड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी आई डायरेक्शन में, तो ये है आई कैप। क्रॉस, अगर ऑब्जेक्ट का अगर अराउंड उसके मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे फोर्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी? के कैप, मतलब बाहर की तरफ। तो आपका जो फोर्स है वो हमेशा प्लेन के बाहर आता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, आगे चलते हैं इसके। तो अब अपन पहला केस ले लेते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखता हूँ। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि एक पार्टिकल है जो इस तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा था, खुशी खुशी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया इस एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आगे की तरफ का रख लेते हैं। चलिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैंने एक पूरा बड़े से स्क्वायर रीजन के अंदर आगे की तरफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब इस पार्टिकल का क्या होने वाला है? अब देखिए इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट में मैंने बी ऑन किया, इस पार्टिकल पे लेट्स से कि ये पार्टिकल यहाँ पे है और आगे की तरफ v से जा रहा है। इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस फॉर्मूले से QV क्रॉस V। हाथ लेते हैं, V क्रॉस V के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। तो मैं वेलोसिटी पे अपनी फिंगर्स रखता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको क्रॉस करता हूँ। तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ आएगा, जिसका मतलब है कि इस पे फोर्स लगेगा नीचे और बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री पे लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये थोड़ा सा आगे अगर बढ़ता है तो फोर्स वापस उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा। हर केस में फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर आएगा। तो इवेंचुअली क्या होता है, ये पूरा सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर लेता है और एट ऑल पॉइंट इसकी वेलोसिटी एंड उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। जिसका मतलब है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या काम करता है? ये काम करता है सेंट्रीपिटल का। तो अगर हम इसके सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहें तो हम उसी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे V इज परपेंडिकुलर टू B, है ना? तो इसका मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी QVB। और QVB जो फोर्स है, दिस इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि ये r रेडियस का एक चक्कर काटना शुरू कर देगा पार्टिकल, वेलोसिटी है, मास है। ठीक है, तो अब देखिए एक v से एक v कैंसिल, हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई? mv बाय qb। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा मास उतना बड़ा रेडियस, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो थोड़ा छोटा रेडियस हो जाएगा। चार्ज बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, वापस रेडियस छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ाने से भी फोर्स बढ़ता है, बट वेलोसिटी बढ़ाने से इसका mv स्क्वायर बाय r जो है इनर्शिया जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली चीज जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज तो पता चल गई। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन वेलोसिटी। ठीक बात, r की जगह मैं ये वैल्यू लिख दूं तो क्या बनेगा? 2π इंटू mv बाय v इंटू qb
एंड इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है टाइम पीरियड की, ये आ जाएगा 2 पाई एम वी अपॉन क्यू, सॉरी वी तो कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आपका टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी आया है, आप कुछ भी वेलोसिटी डालते आपका टाइम पीरियड हमेशा सेम आता। बिल्कुल सिमिलरली आप टाइम पीरियड से दो फॉर्मूले और बना सकते हो। एक फॉर्मूला हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/t which is equal to qb upon 2 पाई m, है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी है आपने साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का स्विच जो करना है जो उसका वोल्टेज स्विचिंग होती है वो भी बिल्कुल इसी रेट पे होती है जिस रेट पे ये पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। फाइनली अगर मैं इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा मैं, ओमेगा which is equal to 2 pi f which is equal to qb by m, तो ये इसकी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर नहीं रखता है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि थीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो आपकी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं आने वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे v cos थीटा जो कि हमारा v पैरेलल हो जाएगा, एंड एक कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा जो कि हमारा v परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी जो है दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, तो v sin थीटा जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो तो आपका क्रिएट करेगा इसका रोटेशन, बट जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो रोटेशन क्रिएट कर नहीं सकता और उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो मोशन हो जाता है ये इस तरीके से हेलिकल मोशन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है। और इस हेलिकल मोशन का ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं इसका पिच, ठीक है। ये रिपीट कर रहा है ना अपने आप को बार बार, तो इस चीज को हम पिच बोलते हैं। इस मोशन में हमारा पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमता हुआ चलता है ना। चलिए, तो ये जो हेलिकल मोशन है तभी आएगा जब कुछ v cos थीटा का कंपोनेंट बचेगा। पिच कैसे निकाले, हमें पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, t। हमने पीछे t की वैल्यू लिखी थी, क्या थी t की वैल्यू हमारी 2 पाई m v by q b, है ना, v नहीं था ना उसमें, चल 2 पाई m by q b। एंड अगर मैं इस पे पिच की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पिच क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा v sin थीटा, सॉरी v पैरेलल into t which is equal to v cos थीटा into t, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई mv cos थीटा अपॉन qb, ये आपका पिच आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेट्स से कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है एंड करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी कुछ फोर्स लगता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है हम देख लेते हैं। सिंपल सा है, हमारा जैसा फॉर्मूला था q v क्रॉस b, इसमें v को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ l अपॉन t क्रॉस b, और q by t आ जाता है I। तो इस फॉर्मूला को सिंपली याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो फोर्स है मैग्नेटिक वो उसकी वैल्यू आती है I L क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वापस हम वैसे ही करेंगे, आप देखिए यहाँ पे I L क्रॉस B करेंगे तो आपके फोर्स कहाँ आएगा, फोर्स आएगा यहाँ से अंदर की तरफ, ठीक है, और फोर्स का वैल्यू ही आ जाएगा। सीधी सी बात है कि फोर्स मैक्सिमम कब होने वाला है, F मैक्स हो जाएगा जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी ILB, ठीक है। थीटा मिनिमम मतलब F मिनिमम कितना हो जाएगा, F मिनिमम हो जाएगा 0 जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, ये बात यहाँ तक। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका कंडक्टर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो उसमें क्या होता है, अब देखिए इसी केस में मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हम राइट में रखते हैं, आपका जो कंडक्टर है अगर ऐसा ऐसा कुछ शेप ले भी रहा है टेढ़ा मेढ़ा,
तो आप यहाँ पे इस पूरे कंडक्टर के इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, और इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वो आपका लेंथ यूज हो जाएगा इस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। करंट की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ ही आपकी फाइनल वैल्यू देगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं इस कंडक्टर को टेढ़ा बना देता तो मैं इस टेढ़े वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन का मोशन, एक स्ट्रेट लाइन पे प्रोजेक्ट करके इस इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू में देख लेता कि इसका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितना लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ना ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप सिर्फ इसको ऐसे देख लीजिए कि दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल परपेंडिकुलर क्रॉस बी। इनफैक्ट अब क्रॉस की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी 90 डिग्री ले लिया, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इजी हो जाता है इस तरीके से देखना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं दो कंडक्टर साथ साथ में रख देता हूं तो ये दोनों एक दूसरे पे भी कुछ फोर्स लगाते हैं। इनफैक्ट ये जो फोर्स है इसी से हम डिफाइन करते हैं एक एम्पियर की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए, हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में, मतलब इनफैक्ट पिछले ही पीछे ही हमने देखा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा। अगर मैं इसको 1 बोल देता हूँ और मैं इसको 2 बोल देता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस डिस्टेंस को मैं d बोल दूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की B1 की वैल्यू आती है यहाँ पे, हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डी, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर इसका फोर्स निकालना चाहूँ FB, तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, FB आ जाएगा IL क्रॉस B1, और क्योंकि हमको पता नहीं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है तो हम इसको एक स्मॉल फोर्स DF को DL से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है। यहाँ पे हमारा अगर करंट था I1 और यहाँ पे अगर मैं करंट लेता हूँ I2, तो इसको मेरे को I1 बोलना पड़ेगा क्योंकि ये फील्ड जिससे क्रिएट किया है उसका करंट है, और यहाँ पे I2 बोलना पड़ेगा क्योंकि ये इसके करंट पे डिपेंड करने वाला है। तो फोर्स क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d इंटू dl, ठीक है। फाइनली हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से कि dF अपॉन dl, ये चीज हमको मिल जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ठीक है बच्चों। चलिए एक चीज हमारे पीछे नोट करनी रह गई, वो ये थी कि अगर एक क्लोज लूप आप ले लेते हैं करंट का, तो इस क्लोज लूप की इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी। सोचिए, कोई भी डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी डायरेक्शन में हो, इसका इफेक्टिव लेंथ हमेशा, चाहे आप क्या करोगे, आप इस वाले हाफ को, लेफ्ट वाले हाफ को ऊपर मान लो और फिर राइट वाले हाफ को वापस नीचे मान लो, तो इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब है कि क्लोज लूप पे कभी भी नेट फोर्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज मैं साइड में लिख भी देता हूँ कि नेट फोर्स ऑन अ क्लोज लूप ऑफ करंट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपने नोट कर लिया है, आगे चलें। अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड लगा दें किसी पार्टिकल के अराउंड, तो उसका टोटल क्या आ जाएगा, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स गिव्स द फॉर्मूला फॉर फोर्स जो कि फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक दोनों को काउंट करेगा।
तो यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला हमें पता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू ई लगता है और मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमारा क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो टोटल लॉरेंस फोर्स की वैल्यू है, ये टोटल फोर्स इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस फोर्स की कि ये फोर्स नॉन रिलेटिविस्टिक होता है या फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आपका सॉरी फ्रेम इंडिपेंडेंट इज द वर्ड, कि अगर आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो आपका टोटल जो लॉरेंस फोर्स का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। ठीक, इसको समझने के लिए हमें काफी टाइम यूज करना पड़ेगा जो अभी नहीं है हमारे पास। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसमें हम कुछ केसेस देखेंगे, बेसिक केसेस हम देखने वाले हैं। एक केस हम ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होने वाला है। ठीक है, एंड दूसरा केस हम ले लेते हैं अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड these both are also perpendicular to velocity। ठीक है, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं एंड इस केस में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को पैरेलल एक डायरेक्शन में दे देंगे। चलिए, इनफैक्ट हम इसको वेलोसिटी को भी इसी डायरेक्शन में, ये कोलिनियर हम ले लेते हैं पूरा केस। ठीक है, और ये ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेसिक केसेस जो हमको देखने हैं वो यही दोनों हैं। तो ऊपर से शुरू करता हूं मैं वापस। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो क्या होने वाला है, आपके जब v पैरेलल टू b हो जाता है तो एफ बी की वैल्यू तो 0 आई जाती है, तो खाली हमारे पास एक बचेगा एफ ई जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू ई, जिसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये पार्टिकल पे उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपका पार्टिकल आगे जा रहा है v और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है e, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई अपॉन एम, है ना। एंड सिमिलरली अगर वेलोसिटी आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे तो डीसेलरेशन हो जाएगा और वैल्यू तब भी इसकी ये रहेगी। ठीक, तो ये तो एक बहुत सिंपल सा केस हो गया, इसको तो ज्यादा टेंशन लेने की बात थी नहीं। इंटरेस्टिंग जो है ये दूसरा वाला केस है जिसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो लेट्स से कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं ऊपर, वेलोसिटी रख देते हैं आगे, और मैग्नेटिक फील्ड में लगा देता हूँ लेट्स से अंदर की तरफ, तो या बाहर की तरफ लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने एक्स एक्सिस को दे दिया वेलोसिटी, वाई एक्सिस को दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस को दे दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलिए, तो अब क्या होता है, आप वेलोसिटी पे चलते हुए पार्टिकल की बात करें तो इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और एक फोर्स लगेगा इस पे नीचे जो कि मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है क्यू वी बी, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर है v क्रॉस b, फोर्स किधर आया नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सी बात नजर आती है कि एक पॉइंट तो आएगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनफैक्ट आप देखिए क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू देखिए क्या आती है, ई अपॉन बी। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, मैं इसको v इक्वालिटी बोल देता हूँ, या चलिए इसको v नॉट बोल देते हैं। तो अगर आपकी वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा है तो क्या होगा, आप पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा आ जाएगा, तो आपका पार्टिकल यहाँ से कुछ नीचे जाने लग जाएगा। एंड अगर आपकी वेलोसिटी कम है v नॉट से तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो आपका पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर आपकी वेलोसिटी ये है एग्जैक्टली, तो आप पे ऊपर और नीचे के फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए और ये वाले पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे जाएंगे, है ना। तो इस चीज को हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है बहुत सारी मल्टीपल वेलोसिटीज में, जैसे इमेजिन कीजिए कि पार्टिकल्स हैं जो मैं किसी पार्टिकल गन से मैं उनको रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि अल्फा पार्टिकल्स की मैं बात करता हूँ, तो अल्फा पार्टिकल्स में चार्ज है, उनके पास कुछ मास है और उनको मैं रिलीज कर रहा हूँ। अगर मुझे एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स ही निकालने हैं तो मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाऊंगा कि मुझे जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जो वेलोसिटी चाहिए, सिर्फ वो वेलोसिटी के पार्टिकल्स सामने आए एंड बाकी सारे पार्टिकल्स ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रिक की तरफ एंड ज्यादा वेलोसिटी वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में अपने आप चल पड़ेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये हो जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, एक अगर मैं लूप ले लेता हूं तो हम जानते हैं कि एक लूप पे इफेक्टिव लेंथ तो 0 आने वाली है, जिसका मतलब है कि इस लूप पे कोई नेट फोर्स तो होने नहीं वाला। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि चलो नेट फोर्स जो है वो तो 0 है ही, बट क्या इस लूप पे कोई और चीज ऐसी है जिसको हमको कैलकुलेट करना पड़ सकता है? तो वो देखिए, लेट्स अज्यूम कि मैं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के परपेंडिकुलर, पूरे लूप के परपेंडिकुलर हम बना देते हैं, अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो लूप है इस पे हर एक लेंथ पे मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, v क्रॉस b, इस पे फोर्स आ जाएगा F1। ठीक है, v तो है नहीं, IL क्रॉस b है, कोई बात नहीं, IL क्रॉस b, इस पे फोर्स आ रहा है यहाँ पे F3, IL क्रॉस b, इस पे फोर्स आएगा ऊपर F2, एंड इस पे फोर्स आएगा नीचे F4। तो यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है और सबकी लेंथ सेम है तो ऑब्वियस बात है कि नेट फोर्स 0 होने वाला है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ठीक है, टिल्ट करेंगे तो आप देखिए इसको हम लोग एक साइड एंगल से देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक जो लूप है ये हमारा एक मोबाइल की शेप का है। ठीक है, और इस मोबाइल को मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीछे की तरफ चल रहा है। अब अगर मैं इस पूरे को ऐसे देखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने पीछे की तरफ कर दिया, और आपका जो लूप है ये लूप आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए इनफैक्ट इसकी लेंथ यहाँ पे हम लोग लेंथ L ले लेते हैं, एंड इसकी जो ब्रेड्थ है उसको मैं स्मॉल b बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हमको यहाँ पे जो हाइट है, ये हाइट क्या नजर आएगी, ये हाइट हमको इसकी b नजर आएगी, जबकि इसकी L जो है वो इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ चलेगी। ठीक, अब हमको पता है कि इस केस में टोटल फोर्सेस तो 0 थे, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट, अब अगर मैं इसे इस एंगल से टिल्ट कर देता हूँ तो देखिए हम यहाँ पे एक वेक्टर बना देते हैं इसके परपेंडिकुलर, जो कि हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये एरिया वेक्टर जो है ये भी हमको काम आने वाला है। एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इसके बीच में हम लोग एक एंगल लगा सकते हैं, और ये एंगल हम थीटा बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, आपका फोर्स जो है हर एक लेंथ F4 की वैल्यू क्या होने वाली है, ILB sin थीटा, है ना, क्योंकि देखिए लेंथ और b जो sin थीटा है, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर है एंड आपका डायरेक्शन ऑफ लेंथ इधर है तो sin थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो ILB आने वाली है, जिसका मतलब है कि आपका जो फोर्स है ऊपर वाली रॉड पे ये लगेगा नीचे की तरफ, ये है ILB, और ये फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ILB। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक कपल बनाएंगे, और ये कपल है तो टॉर्क की वैल्यू है, तो टॉर्क की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये एंगल जो थीटा है यहाँ पे, इस एंगल का काम क्या आने वाला है। आप अगर बोलते हैं कि यहाँ एंगल थीटा है तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक, बेसिक इसका पाइथागोरस है, आप लगा लीजिएगा। अब अगर मैं इसको थीटा देखता हूँ, आपके पास ये वाले जो डिफरेंस है हाइट का, ये कितना है b/2, तो b/2 का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, b/2 का यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा b/2 sin थीटा, थीटा के सामने वाली लेंथ। ठीक है, तो आपका जो टॉर्क है, नेट फोर्स तो 0 है, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ILB इंटू b/2 sin थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये कपल है। ठीक, और दोनों किस तरफ लग रहा है, दोनों क्लॉकवाइज लग रहा है पीछे की तरफ, तो अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, पर ठीक है कोई बात नहीं, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है। ठीक, चलिए तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा IL स्मॉल b कैपिटल B sin थीटा। अब ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, तो हम इसको किस तरीके से नोट करेंगे, हम इसको फाइनली लिख सकते हैं I इंटू एरिया क्रॉस B। ठीक है, और ये फॉर्मूला एक स्टेप और आगे बढ़ा दो,
अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि n हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स के बाद ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NIA क्रॉस B, है ना। अब NIA हमने अभी पीछे देखा था, इसको हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक मोमेंट, तो फाइनली हम इसको लिख देते हैं म्यू क्रॉस B, और ये आपका टॉर्क हो जाता है किसी भी लूप के लिए। जैसे हमने पीछे भी एक लूप डिफाइन किया था और उसका हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, बिल्कुल जैसे डायपोल पे टॉर्क लगता है वैसे ही सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपका टॉर्क होना मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक लूप, क्योंकि आप उनको भी मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा NIA, जो हमने पीछे m से रिप्रेजेंट किया था, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। चलिए ए वेक्टर जो है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिया, बिकॉज ये साइन थीटा इवेंचुअली उन्हीं के बीच का एंगल जो है उसी से फॉर्मूला आराम से बनता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जांपल्स देख लीजिएगा आज के आज। ऑल द बेस्ट, सी यू।